बेटा आज की क्लास बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें हम कई सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट पढ़ेंगे जो नीट एग्ज़ाम्स के लिए और इवन एकेडमिक के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने स्टैम्प मॉडिफिकेशन में पढ़ा था फाइलोक्लेड, जिसमें पूरा का पूरा स्टैम्प जो है वो फाइलोक्लेड में मॉडिफाई हो जाता है। आज हम बात करेंगे क्लैटोड्स की। तो क्लैटोड्स में क्या होता है बेटा, ध्यान से देखियो। और इसके अलावा इसमें हम कुछ मॉडिफिकेशन पढ़ने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एकेडमिक के लिए भी और नीट एग्जाम के लिए। रनर, स्टोल ऑन, ऑफसेट, शक्कर, ये 4 मॉडिफिकेशन ऐसी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, सबसे पहले हम क्लैटोड्स की बात कर लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है नीट एग्जाम्स के लिए। सबसे पहला पॉइंट जो इसको फाइलोक्लेड से डिफ्रेंशिएट करता है वो क्या है कि दीज आर द मॉडिफिकेशन ऑफ ओनली स्टैम्प ब्रांचेस। इसमें पूरी की पूरी स्टैम्प मॉडिफाई नहीं होती है, इनमें सिर्फ इनकी स्टैम्प की ब्रांचेस मॉडिफाई होती हैं। मेन स्टैम्प इनके केस में नॉर्मल रहती है। मेन स्टैम्प क्या रहती है? नॉर्मल। मेन स्टैम्प में कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं होता है, ठीक है। अब इनमें करते क्या है, ये जो ब्रांच मॉडिफाई हो जाती है ना बेटा, किसमें? क्लैडोड्स में। ये आपका क्लैडोड्स बन रहा है, तो जो ब्रांच मॉडिफाई होती है इनमें होता क्या है, स्टैम्प के जो ब्रांचेज होते हैं दे बिकम फोटोसिंथेटिक। जैसे फाइलोक्लेड में पूरी की पूरी स्टैम्प फोटोसिंथेटिक हो जाती है, वैसे ही इनके केस में इनकी ब्रांचेज फोटोसिंथेटिक हो जाती हैं। ब्रांचेस ग्रीन हो जाती हैं और फोटोसिंथेसिस करना शुरू कर देती हैं। ब्रांचेस फोटोसिंथेसिस करना शुरू क्यों करती हैं बेटा? क्योंकि इनके पास जो ट्री लीव्स होते हैं दे गेट्स मॉडिफाइड इनटू स्पाइन्स और स्केल्स। वो स्पाइन्स और स्केल्स में मॉडिफाई हो जाते हैं। अब क्योंकि वो तो स्पाइन और स्केल्स में मॉडिफाई हो गए, तो फिर फोटोसिंथेसिस का काम कौन करेगा? इनके केस में पूरी स्टैम्प नहीं करेगी फोटोसिंथेसिस का काम, सिर्फ उनकी ब्रांचेस करेंगी। इनके केस में जो ग्रोथ होती है वो लिमिटेड होती है। इनकी जो स्टैम्प होती है उनके अंदर 1 और 2 इंटरनोड ही आपको देखने को मिलेंगे। कितने इंटरनोड देखने को मिलेंगे? 1 और 2, ठीक है। मेन जो स्टैम्प होगी उसमें यहाँ पे एक्सिल पे आपको लीफ स्पाइन देखने को मिलेगा, और लीफ स्पाइन के एक्सिल में क्या अराइज होता है बेटा? आपका क्लैटोड अराइज होता है। मतलब ये आपका क्या है? लीफ स्पाइन। मेन स्टैम्प बियर स्पाइन्स एंड इन द एक्सिल ऑफ विच क्लैटोड डेवलप। क्लैटोड किसके एक्सिल में डेवलप होता है? स्पाइन के एक्सिल में डेवलप होता है। और क्लैटोड हमेशा क्लस्टर में होते हैं। किस में होते हैं बेटा? क्लस्टर में। तो ये पूरी की पूरी ब्रांच मॉडिफाई होती है, लेकिन मेन स्टेम कैसी रहती है? नॉर्मल, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखना। सबसे मेन आता है इसका एग्जाम्पल कि क्लैटोड आपको किस में देखने को मिलेगा, तो ध्यान रखना क्लैटोड का एग्जाम्पल आता है एस्पेरागस। जैसे फाइलोक्लेड का हमने एग्जाम्पल पढ़ा था ओपेंशिया, वैसे ही क्लैटोड का एग्जाम्पल क्या आता है? एस्पेरागस। अब सबसे मेनली जो आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए क्या पता होना चाहिए? फाइलोक्लेड और क्लैटोड में डिफरेंस पता होना चाहिए, ठीक है। इसमें फाइलोक्लेड में तो क्या होता है? मेन स्टेम एंड इट्स ब्रांचेस सारी की सारी मॉडिफाई हो जाती है किसमें? फाइलोक्लेड में। जबकि इनके केस में सिर्फ स्टेम ब्रांचेस मॉडिफाई होती हैं। क्या मॉडिफाई होती हैं? स्टेम ब्रांचेस। दूसरा डिफरेंस क्या है? इनके केस में स्टेम जो होती है वो अनलिमिटेड ग्रोथ शो करती है, बहुत सारे नोड्स एंड इंटरनोड्स होते हैं। जबकि क्लैटोड के केस में जो स्टेम होती है वो लिमिटेड ग्रोथ शो करती है, ठीक है। लिमिटेड ग्रोथ शो करती है। कितने इंटरनोड होते हैं? 1 और 2 इंटरनोड ही होते हैं, जबकि इसमें कितने होते हैं? न्यूमरस होते हैं, ठीक है। तीसरा क्या डिफरेंस होता है इनके केस में? फाइलोक्लेड के केस में लीव्स जो होते हैं दे मे बी कैडुकस। कैडुकस मतलब जैसे ही बनते हैं तुरंत गिर जाते हैं, या फिर ड्रॉट डेसिडुअस होते हैं।
मतलब जैसे ही ड्रॉट कंडीशंस आती हैं वो विदर ऑफ हो जाते हैं। लेकिन क्लैडोड्स के केस में क्या है, लीव्स जो है या तो वो स्पाइन्स की फॉर्म में मॉडिफाई हो जाते हैं या फिर वो स्केल्स में मॉडिफाई हो जाते हैं। किस में मॉडिफाई हो जाते हैं, स्केल्स में। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है किसमें बेटा, फाइलोक्लेड एंड क्लैडोड में। बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइलोक्लेड का एग्जाम्पल है आपका ओपेंशिया और क्लैडोड का आपका एग्जाम्पल है एस्पेरागस। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेम मॉडिफिकेशन पे और नेक्स्ट कैटेगरी में आते हैं बेटा ट्रेलर। ट्रेलर का मतलब क्या है, जो पीछे ट्रेल करते हैं। ट्रेल करने का मतलब क्या है, एक पॉइंट पे आपका प्लांट फिक्स है और ब्रांचेस दे रहा है। ठीक है, तो बाकी का प्लांट का पार्ट जो है वो कहीं पे भी अटैच नहीं है, सिर्फ एक ही पॉइंट पे अटैचमेंट शो कर रहा है। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं ट्रेलर। दीज आर लो स्प्रेडिंग प्लांट, बहुत ज़्यादा स्प्रेड नहीं होते हैं और सोइल के साथ सिर्फ एक ही पॉइंट पे फिक्स होंगे, बाकी किसी भी पॉइंट पे अटैच नहीं होते हैं। ठीक है, लेकिन ये अपने ब्रांचेस अलग अलग डायरेक्शंस में देते हैं अलोंग द ग्राउंड, ग्राउंड के कांटेक्ट में होते हैं, हॉरिजेंटली रन करते हैं, वर्टिकली अपराइट नहीं होते। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। इनके केस में एक चीज़ और होती है, क्योंकि ब्रांचेस कहीं पे भी अटैच नहीं होती हैं, सिर्फ एक ही पॉइंट पे वो प्लस सोइल से अटैच होता है, तो ब्रांचेस के ऊपर कभी भी एडवेंटिशियस रूट डेवलप नहीं होती है, उनके नोड से कभी भी एडवेंटिशियस रूट डेवलप नहीं होती। अब जो ट्रेलर्स होते हैं बेटा, उनकी फर्दर 3 टाइप्स होती हैं। कौन कौन सी टाइप्स हैं, प्रोकम्बेंट, डीकम्बेंट एंड डिफ्यूज्ड। कौन कौन सी टाइप है, 3 टाइप है, प्रोकम्बेंट, डीकम्बेंट एंड डिफ्यूज्ड। ठीक है, किस बेसिस पर, प्रोकम्बेंट कंडीशन हमें देखने को मिलेगी कन्वल्वुलस माइक्रोफाइलस में और ट्राइबुलस में, डीकम्बेंट ट्राइटेक्स और लिंडरबर्ग में, डिफ्यूज यूफॉर्बिया प्रोस्टेटा में। अब क्वेश्चन आता है कि तीनों में डिफरेंस क्या है। तो इनमें प्रोकम्बेंट में क्या होता है, इसकी जो ब्रांचेज होती हैं दे लाई फ्लैट ऑन द ग्राउंड, दे लाई फ्लैट ऑन द ग्राउंड। और इनके केस में क्या होता है, दे मोस्टली spread towards one direction, एक ही डायरेक्शन में स्प्रेड होते हैं। ये चीज ध्यान रखना, जैसे ये रूट है, मान लो इनकी सारी ब्रांचेज ऐसे स्प्रेड हो रही हैं, बिल्कुल सोइल के कांटेक्ट में आ रही है, लेकिन बाकी किसी भी डायरेक्शन में स्प्रेड नहीं हो रही है। ठीक है, तो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में स्प्रेड होती हैं, बाकी किसी डायरेक्शन में स्प्रेड नहीं होती है, तो उसको हम कहते हैं प्रोकम्बेंट। ठीक है, डीकम्बेंट में क्या है, ब्रांचेज जो है वो कुछ टाइम के लिए हॉरिजेंटली रन करती हैं एंड देन बैंड टू राइज एट द एपेक्स। कुछ टाइम तो वो किसके साथ चलती हैं, सोइल के पैरेलली रन करती हैं और फिर ऊपर की तरफ राइज हो जाती है, उसकी अपाइसिस टिप पार्ट जो है वो ऊपर की तरफ बैंड हो जाता है, जबकि इनमें क्या होता है, वो हमेशा ग्राउंड के फ्लैट रहती हैं। ठीक है, ऑल द ब्रांचेज आर टुवर्ड्स वन डायरेक्शन, इसमें भी सारी की सारी ब्रांच एक ही डायरेक्शन में होते हैं, वन डायरेक्शन में ब्रांचेस सेंड करते हैं। लेकिन इसमें और प्रोकम्बेंट में क्या डिफरेंस है, ये डिफरेंस है कि प्रोकम्बेंट में कभी भी ब्रांचेज अपवर्ड डायरेक्शन में बैंड नहीं होती हैं, सारी की सारी पैरेलल टू द ग्राउंड होती है। इसमें क्या होता है, वो अपवर्ड डायरेक्शन में बैंड हो जाती है, सिर्फ उनका टिप कुछ टाइम वो हॉरिजेंटली रन करती हैं सोइल के कांटेक्ट में, फिर उनका टिप अपवर्ड डायरेक्शन में राइज हो जाता है। डिफ्यूज्ड में क्या होता है, ये जो ट्रेलर्स होते हैं दे ग्रो इन ऑल डायरेक्शन, सभी डायरेक्शन में ग्रो कर सकते हैं, जबकि ये दोनों तो एक ही डायरेक्शन में ग्रो कर रहे थे, ये किसी भी डायरेक्शन में ग्रो कर सकते हैं। तो ये था आपका किसकी टाइप्स बेटा, ट्रेलर्स की। स्टेम की जो मॉडिफिकेशन है उसका सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है वो है रनर, स्टोलोन, ऑफसेट एंड सक्कर। ये 4 मॉडिफिकेशन सबसे फेवरेट मॉडिफिकेशंस में आती हैं जिनको एग्जामिनर चूज करते हैं। दोबारा मैं रिपीट कर रही हूँ, 4 मॉडिफिकेशन कौन कौन सी हैं,
रनर, स्टोलोन, ऑफसेट एंड सक्कर। और ये चारों मॉडिफिकेशन आपकी एनसीईआरटी ने भी दी है। ठीक है, ध्यान देना, ये चारों की चारों मॉडिफिकेशन आपकी एनसीईआरटी ने भी दी है। हालांकि एग्जामिनर फाइलोक्लेड और क्लैडोड पे भी क्वेश्चन देता है नीट एग्जाम्स में, लेकिन वो एनसीईआरटी ने नहीं दी है कहीं पे भी। ठीक है, तो दैट मीन्स वो एकेडमिक में नहीं आती हैं, लेकिन आपके नीट एग्जाम्स में आती हैं। अगर दोनों के हिसाब से हम इम्पॉर्टेंट माने तो आपके ये चार मॉडिफिकेशन सबसे इम्पॉर्टेंट है। कौन कौन सी? रनर, स्टोलोन, ऑफसेट एंड सक्कर। और इन चारों में हम आपस में कंपैरिजन भी करेंगे, इसलिए ध्यान से सुनना। सबसे पहले हम आते हैं रनर्स। रनर्स का जो पॉइंट एनसीईआरटी ने दे रखा है वो मैं आपको सबसे पहले बताती हूँ। सबसे पहला पॉइंट क्या दे रखा है? दे आर सब एरियल स्टेम। सब एरियल मतलब है तो एरियल, लेकिन बिल्कुल सोयल के आसपास ही रहती हैं, बहुत ज़्यादा हाइट अटेन नहीं करती हैं। विच स्प्रेड टू न्यू निचेस। निच किसे कहते हैं बेटा? जो स्पेशलाइज हैबिटेट होती है। ध्यान देना, अगर हैबिटेट के साथ साथ हम उसका प्रोफेशन भी बता दें, मतलब उसका फंक्शन भी साथ में बता दें, तो उसके लिए हम हैबिटेट वर्ड यूज नहीं करते हैं, उसके लिए हम क्या कहते हैं? निक वर्ड यूज करते हैं। तो ये ऐसी सब एरियल स्टेम होती हैं विच स्प्रेड टू न्यू निचेस, जो न्यू निचेस में स्प्रेड हो जाती हैं। ठीक है, व्हेन ओल्डर पार्ट्स डाई न्यू प्लांट्स आर फॉर्म्ड। अगर इनका ओल्डर पार्ट की डेथ हो जाती है तो नए प्लांट बन जाते हैं। इस वर्ड को आपको कैच करना है, अगर आपको इनको आइडेंटिफाई करना है कि ये ऐसी सब एरियल स्टेम है विच गेट स्प्रेड टू न्यू निचेस, जो न्यू निचेस में क्या हो सकती हैं बेटा? स्प्रेड हो सकती हैं। ठीक है, और दूसरा पॉइंट क्या याद करना है इसमें? अगर ओल्डर पार्ट की डेथ हो जाती है तो ये नए प्लांट्स में मॉडिफाई हो जाती है। किस में मॉडिफाई हो जाती है? नए प्लांट्स में मॉडिफाई हो जाती है। ये लाइन आपकी एनसीईआरटी ने दी है, ज़रूर इस लाइन को देखें, लेकिन एनसीईआरटी ने वहाँ पे स्टेम मॉडिफिकेशन का नाम नहीं दिया है, तो आप मेंशन कर ले वो कौन सी मॉडिफिकेशन है? रनर। और रनर्स में एनसीईआरटी ने क्या एग्जाम्पल दिया है? ग्रास एंड स्ट्रॉबेरी का। किसका एग्जाम्पल दिया है बेटा? ग्रास एंड स्ट्रॉबेरी का। ध्यान से देखना, डिटेल की बुक में और एनसीईआरटी में एग्जाम्पल्स में आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन मिलेगा, लेकिन हमें एनसीईआरटी के एग्जाम्पल याद करने, ये चीज़ आप ध्यान रखना। बिल्कुल मेंशन करें आप एनसीईआरटी में कि ये मॉडिफिकेशन ऐसी सब एरियल स्टेम जो न्यू निचेस में स्प्रेड हो जाती हैं, और जब उनके ओल्डर पार्ट डाई हो जाते हैं तो न्यू प्लांट्स बन सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी मॉडिफिकेशन को हम क्या कहते हैं? रनर्स। ये हमें किस किस में देखने को मिलती है? ग्रास एंड स्ट्रॉबेरी में। ठीक है, अब क्योंकि ओल्डर पार्ट की डेथ हो जाए तो नया प्लांट बन जाता है, इसका मतलब क्या है? ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन में भी हेल्प करती हैं। किस में हेल्प करती हैं? वेजिटेटिव प्रोपगेशन में हेल्प करती हैं। प्रोपगेशन मतलब मल्टीप्लिकेशन। प्लांट की मल्टीपल कॉपीज हम बना रहे हैं, किसको यूज करके? वेजिटेटिव पार्ट को यूज करके। ये तो था एनसीईआरटी का पार्ट। अब हम आते हैं इसी के डिटेल पार्ट के ऊपर। ठीक है, तो ध्यान से सुनना। कुछ क्रीपर्स में क्या होता है? क्रीपर्स का मतलब होता है जो क्रीप करते हैं। ठीक है, उनके केस में ध्यान से सुनना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इनकी प्लांट का सबसे लोवेस्ट लीफ होता है, जैसे मान लो ये इसका सबसे लोवेस्ट लीफ था, इस सबके सबसे लोवेस्ट लीफ से एक स्पेशल नैरो मॉडिफाइड ब्रांच अराइज होगी। किससे? इसके एक्सिलरी बड से। जैसे ये प्लांट बना, ठीक है, ये ऐसे आपकी ग्रास है, ऐसे बन रही है, तो ये इसका सबसे लोवेस्ट लीफ है। इसके सबसे लोवेस्ट लीफ के एक्सिल में जो एक्सिलरी बड है, ये एक्सिलरी बड क्या करेगी? बड में क्या होता है? हमने बताया भी था कि बड ब्रांच में मॉडिफाई हो जाती है, तो ये क्या करेगी? मॉडिफाई हो जाएगी किसमें? ब्रांच में। ठीक है, और ये ब्रांच फिर क्रीप करेगी किसके ऊपर? सोइल के सरफेस के ऊपर। किसके ऊपर? सोइल के सरफेस के ऊपर।
ये जो मॉडिफाइड ब्रांच है इसमें क्या है, एक बेसल इंटरनोड है। एक्चुअल में क्या होता है, इस बड के अंदर एक नोडल सेगमेंट होता है और जब ये बड ग्रो करती है तो ये इंटरनोड को एक्सटेंड कर लेती है। किसको इलोंगेट कर लेती है, इंटरनोड को। ठीक है, ईच मॉडिफाइड ब्रांच इज ए बेसल इंटरनोड ऑफ द एक्सिलरी बड। ये बेसल इंटरनोड है किसका, एक्सिलरी बड का। और बाकी का कंडेंस पार्ट कहाँ चला जाता है, ये जाकर के सोइल के कांटेक्ट में आ जाता है। ठीक है, एंड ट्रेल अलोंग द सोइल कैरिंग द बड टू ए डिस्टेंस फ्रॉम द मदर प्लांट। बेटा एक चीज ध्यान से सुनना, जैसे मैं डायग्रामेटिकली आपको बता देती हूँ। जैसे ये बड है, इसमें ये एक नोड है, ये दूसरा नोड है, ये तीसरा नोड है, ये चौथा नोड है। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझना है, एनालॉजी है ये एक टाइप की। तो हम क्या कह रहे हैं, इसका जो सबसे बेसल इंटरनोड है ये इलोंगेट कर जाए, तो बेसल इंटरनोड इलोंगेट कर गया तो बाकी बड कहाँ पे चलेगी, इसके टिप पे चलेगी। और ये बेसल इंटरनोड इलोंगेट होने की वजह से ये बड जो है, जो पहले इसके लोअर नोड के बिल्कुल एक्सिल में थी, अब वो मदर प्लांट से दूर चली गई है। कहाँ चली गई है, मदर प्लांट से दूर चली गई है। और दूर जाने के बाद फाइनली ये जो बड होती है बेटा, ये क्या करती है, इट गेट फिक्स्ड इनटू द सोइल, सोइल में फिक्स हो जाती है। और सोइल में फिक्स होने के बाद ध्यान से सुनना, इनिशियली इट डेवलप एडवेंटिशियस रूट। पहले क्या बनाएगी, एडवेंटिशियस रूट बनाएगी और देन फॉर्म क्राउन ऑफ लीफ। क्या बनाएगी, क्राउन ऑफ लीफ बनाएगी। ठीक है, और दिस प्रोसेस गेट्स रिपीटेड। कैसे, जैसे मान लो ये इसका लोवेस्ट लीफ था, इससे ये बड थी, इसका भी बेसल इंटरनोड इलोंगेट होगा और इलोंगेट होकर के इस बड को कहाँ ले जाएगा, इस मदर प्लांट से दूर ले जाएगा। यहाँ ले जाने के बाद जैसे ही ये बड सोइल के कांटेक्ट में आती है, पहले इससे क्या निकलेंगी, एडवेंटिशियस रूट्स निकलेंगी और फिर क्या निकलेंगी, क्राउन ऑफ लीफ। और फिर से क्या होगा, लोवेस्ट लीफ के एक्सिल में जो बड है उसका बेसल इंटरनोड फिर से इलोंगेट होगा और ये प्रोसेस रिपीट होता रहेगा। कब तक रिपीट होता रहेगा, सो दैट दिस सिंगल प्लांट स्प्रेड इन ऑल डायरेक्शन एंड कवर ए लार्ज एरिया। कि ये एक सिंगल प्लांट था, तो हमारे पास एक ही प्लांट, लेकिन वही क्या होगा, एक बहुत बड़े एरिया में स्प्रेड हो जाता है। ठीक है, ईच रनर है जर्नली वन और समटाइम मोर नोड। दीज नोड्स बियर स्केली लीव्स एंड एक्सिलरी बड्स। ठीक है, जर्नली क्या होता है, हर रनर के पास एक या एक से ज्यादा नोड्स होते हैं। ठीक है, और जिनके ऊपर क्या होता है, स्केली लीव्स और एक्सिलरी बड होती है। एक्सिलरी बड क्या करेंगे, लोवेस्ट जो नोड है उसके एक्सिलरी बड ऐसे इलोंगेट करेगी और उसकी बड को मदर से दूर लेके जाएगी और फिर पहले रूट में मॉडिफाई होगी और फिर क्राउन ऑफ लीव्स में मॉडिफाई हो जाएगी। तो ये जो मॉडिफिकेशन का सिस्टम था ये क्या कहलाया, रनर्स कहलाया। ठीक है, तो इस क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।